डुप्लेक्सर लगा हुआ है और ये एंटीना स्विच से आकर के इस डुप्लेक्सर में आता है और इस डुप्लेक्सर से आपका एक 4G आईसी में जाता है और एक RF आईसी में जाता है। तो इस डुप्लेक्सर का आपके मोबाइल में सही रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। इस कैपेसिटर के ज़रिए एक लाइन जाता है जो 4G 3G और RF आईसी में जाता है। अगर ये कैपेसिटर अगर आपके मोबाइल में ब्रेक रहेगा तो ना 4G काम करेगा, ना 2G करेगा और ना ही RF आईसी आपका मोबाइल में काम करेगा। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। माय यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है या 4G नेटवर्क का प्रॉब्लम है या नेटवर्क आपका बिल्कुल नो सिंगल है या इमरजेंसी कॉल बना हुआ है, तो उसकी सप्लाई के बारे में बात करेंगे। या नेटवर्क सेक्शन में क्या क्या काम चेक करनी होती है या कौन सी सेक्शन में कितनी वोल्टेज आती है, 1.8 वोल्ट, 1.0 वोल्ट, 3.7 वोल्ट, विवेट की सप्लाई कहाँ पर जाती है, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इससे पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहला स्टेप में जो लाइन हमें नेटवर्क सेक्शन में चेक करना होता है वो चेक करना होता है एंटीना स्विच, क्योंकि एंटीना जो वायर हमारे मोबाइल में होता है तो वो एंटीना स्विच से आपका जो नेटवर्क का सिग्नल जो होता है वो इस लाइन के जरिए आता है और यहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ है। इस फिल्टर के जरिए ये लाइन सिग्नल को ट्रांसफर करता है और ये एंटीना स्विच से डायरेक्ट आपका एक लाइन आता है जो 2G PFO में आकर पावर एम्पलीफायर में आकर के इनपुट हो रहा है। तो ये 2G PFO में आकर के इनपुट होता है। उसके बाद आपके मोबाइल में जो होता है वो 2G PFO से आपका एक लाइन निकलता है जो TRX का लाइन होता है। और TRX का मतलब ये होता है कि सिग्नल को ये ट्रांसफर भी करता है और रिसीव भी करता है। जैसे मोबाइल में हम लोग कॉल करते हैं तो दूसरी तरफ मोबाइल में सिग्नल तो रहता है, नेटवर्क रहता है, लेकिन जैसे ही आप कॉल करेंगे तो फिर उसके मोबाइल में नेटवर्क चला जाता है। तो ये TRX का लाइन जो होता है ये ट्रांसफर भी करता है सिग्नल को और रिसीव भी करने के लिए काम करता है। तो यहाँ पर आकर के एक डुप्लेक्सर लगा हुआ है। इस डुप्लेक्सर में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके मोबाइल में डुप्लेक्सर ख़राब रहेगा तो फिर आपका मोबाइल में ना ही RF आईसी करेगा ना ही के 4G आईसी काम करेगा। तो यहाँ से इस आईसी जो होता है इसको RX फिल्टर भी कहते हैं, TX फिल्टर भी कहते हैं और डुप्लेक्सर भी इसी को कहते हैं। तो यहाँ से एक लाइन जाता है जो RF आईसी में, तो यहाँ से होते हुए ये आप देख सकते हैं इन कैपेसिटरों के जरिए ये RF आईसी में जाकर के इनपुट हुआ। उसके बाद यहाँ से निकल करके और एक ठो 4G आईसी में जाकर के इनपुट हुआ। तो पहला स्टेप में इस लाइन को चेक करना है कि ये डुप्लेक्सर वगैरह जो है ये कहीं ख़राब तो नहीं है। उसके बाद दूसरा स्टेप में जो लाइन चेक करना होगा आपको वो चेक करना होगा। हमारे मोबाइल में प्रॉब्लम जो होता है, जो भी प्रॉब्लम हो, चलने के लिए सबसे पहले उसको VPH पावर लाइन की ज़रूरत पड़ता है। तो VPH पावर लाइन को दूसरा स्टेप में चेक करेंगे और चेक करेंगे जैसे यहाँ पर चार्जिंग आईसी लगा हुआ है तो चार्जिंग आईसी से हमारा जो एक लाइन निकलता है जो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट हमें देखने को मिलेगा। VPH पावर लाइन यहाँ से निकल करके सबसे पहले देखते हैं कि ये लाइन कहाँ पर जाकर के इनपुट होता है और ये 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो इन कैपेसिटरों को भी चेक करना है। अगर ये कैपेसिटर यहाँ से मिसिंग रहेगा या ब्रेक रहेगा या कोई भी प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिसिंग रहने से आपके मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ चल जाते हैं चार्जिंग आईसी से, फिर एक और लाइन निकलता है जो विवेट लाइन कहते हैं। इसमें भी आपका 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट हमें चेक करना होगा। यहाँ पर कोई भी कैपेसिटर छूटना नहीं चाहिए। अगर कैपेसिटर वगैरह छूट जाए तो फिर आपके मोबाइल में जो है वो चार्जिंग का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पर कई कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के जरिए आपके 2G PFO में जाकर के इनपुट हो रहा है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट है। यहाँ पर सारे कैपेसिटरों को चेक करना होगा एक एक करके। कोई भी कैपेसिटर ख़राब रहेगा तो मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। उसके बाद आपको तीसरा स्टेप में जो लाइन चेक करना होगा, मान ले जैसे ये आपका RF आईसी है तो RF आईसी जो चलने के लिए इसको पावर की ज़रूरत पड़ेगा। बिना पावर का RF आईसी वर्क नहीं कर पाएगा। तो सिग्नल को भी ट्रांसफ़र करने के लिए इसको पावर की ज़रूरत पड़ेगा। तो पावर आएगा कहाँ से? पावर जो आता है आपका वो पावर आईसी से आता है। तो पावर आईसी से
यहाँ पर वीरेज का लाइन निकलता है। वीरेज का लाइन जो होता है 1.8 वोल्ट का होता है और वोल्टेज ये रेगुलेट करने के लिए ये लाइन होता है। तो वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए ये 1.8 वोल्ट का लाइन चेक करना होगा तीसरा स्टेप में। और यहाँ से होते हुए ये लाइन जो है वो RFIC में इनपुट हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ से देखते हैं कि और कौन कौन से लाइन आपका कहाँ पर जा रहा है। तो इस लाइन को भी चेक करना होगा। ये भी एवरेज का लाइन है, वहाँ पर एक पॉइंट जैसा है। उसके बाद यहाँ से होते हुए ये RFIC में इन कैपेसिटरों को चेक करना होगा। 1.2 वोल्ट इसमें है तो 1.2 वोल्ट मिलना चाहिए। उसके बाद यही लाइन होते हुए यहाँ से आपका फिर इधर से दूसरे साइड से भी RFIC में ही इनपुट हुआ है, तो इस लाइन को भी चेक करना होगा। ये लाइन मिसिंग रहेगा तो पावर इसमें मिलेगा नहीं, तो पावर नहीं मिलेगा तो मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। उसके बाद एक और लाइन है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये भी IO का लाइन होता है और ये 1.8 वोल्ट का होता है। पावर IC से आउटपुट होता है और ये आपका जाता है सबसे पहले 4G IC में। तो इन कैपेसिटरों को चेक करना होगा कि कहीं मिसिंग तो नहीं है। उसके बाद यहाँ से होते हुए ये लाइन जो है कहाँ पर जाकर के इनपुट होता है VIO का, इस कैपेसिटर के जरिए 2G PFO में जाकर के इनपुट हो रहा है। तो इस लाइन को भी चेक करना होगा। अब जो आपको 5वां स्टेप में जो लाइन चेक करना होगा, इन सारे लाइन को चेक करने के बावजूद भी अगर आपके मोबाइल में ये लाइन ओके फिर भी नेटवर्क का प्रॉब्लम बना हुआ है तो आपको चेक करना होगा VPA का लाइन। कई मोबाइल में APT IC आपको पता ही होगा कि अलग से लगा होता है, तो वो APT IC को सिर्फ रिवॉल्व करना तो दूर की बात, सिर्फ हीट करने से हमारे मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन इस पावर IC में APT IC ही इनबिल्ड है, तो ये VPA का लाइन और VPA का लाइन इसमें से निकल करके और आपका जो है 4G IC में इनपुट हो रहा है जो 1.8 वोल्ट का होगा। अगर ये लाइन मिसिंग रहेगा तो आपके मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो इस लाइन को भी चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब 7वां स्टेप में, 6ठा स्टेप में VPA का लाइन चेक हुआ। 7वां स्टेप में जो लाइन चेक करना होगा वो चेक करना होगा आपको TX0 का लाइन है जो 2G PFO से निकल करके ये लाइन जो है ये आपका RFIC में जाकर के इनपुट होता है। तो इस लाइन को भी चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सब लाइन चेक करने के बावजूद भी अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम बना रहे तो आपको मैं 3 बोनस टिप्स देने वाला हूँ। अगर ये बोनस टिप्स अगर आपको सही से सुन लिए या उसमें काम किए सुन करके तो आपको 100% नेटवर्क का सेक्शन बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाला है। तो बताने से पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहला बोनस टिप्स है कि मोबाइल में जब भी आपके पास कस्टमर लेकर आए तो आप सबसे पहले उसका मोबाइल का जो बॉडी होता है उसको चेक करना होगा कि कहीं बॉडी तो बदला हुआ तो है नहीं। अगर बदला रहेगा तो आपके मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। तो और दूसरा स्टेप में जो लाइन चेक करना होगा वो देखना है, लाइन नहीं बल्कि आपका जो वायर देखना, वो वायर तो कहीं ख़राब नहीं है। मल्टीमीटर से चेक करना है, बीप की आवाज़ आना चाहिए, तब जाके वो आपका जो एंटीना स्विच से जो सब बोर्ड में जो लगता है वो वहाँ से वहाँ जो वायर जो होता है उसको ठीक होना चाहिए। दूसरा स्टेप में वो हो गया। तीसरा स्टेप में आपको जैसे मोबाइल में अगर 4G IC से आप नेटवर्क चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर 2G एयरटेल सिम लगाना। 4G यानी कहने का मतलब है कि जियो का जो सिम लगाकर अगर चेक कर रहे हैं तो आप एयरटेल सिम लगा कर चेक करना है। एयरटेल सिम लगाने का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके मोबाइल में 4G IC अगर ख़राब रहेगा तो आपका 2G में तो नेटवर्क आना ही आना है, तो नेटवर्क आ जाएगा। और अगर 2G में आ गया तो समझ लीजिए 4G ख़राब है, तो 4G में हमें काम करना होगा, ये तो अंदाज़ा लग जाएगा। और अगर एयरटेल सिम लगाने के बाद अगर 2G में भी नहीं आया और आपका 4G में भी नेटवर्क नहीं आया तो 100% आपको जो लाइन चेक आपके मोबाइल में अगर नो सर्विस बना हुआ है तो आपको RFIC ही में काम करना है। RFIC आपका ख़राब होगा। RFIC को अगर आप रिवॉल्व करके लगाएंगे तो ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो आपको बदलना पड़ेगा। तो अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल गया हो तो आपको बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।